हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट टारगेट बेस्ड 5 जुलाई आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये व्हाट्सएप नंबर दिया है और इस व्हाट्सएप नंबर पे एक ग्रुप बनाया गया है। आप इसमें जुड़कर कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो कोई पूछ सकते हैं। और आइए डिस्कस करते हैं आज हम लोग कुछ कीवर्ड्स के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जो है वो 150 मार्क्स का है और 150 मार्क्स में से 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट चाहे वो प्राइमरी के लिए हो या जूनियर के लिए हो, तो इन 5 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट जो है वो 15 नंबर जो है यानी 30 नंबर की ये 5 सब्जेक्ट हैं। और इन 5 सब्जेक्ट में हर जो है सब्जेक्ट 15 नंबर की पेडागॉजी कनेक्ट करता है। अब उस पेडागॉजी में से 15 नंबर जो है यानी अगर सीडीपी की केवल बात की जाए तो सीडीपी में जो 30 नंबर है तो उसमें से 15 नंबर जो है वो पेडागॉजी इन जो है टैग वर्ड से थोड़ा कनेक्टेड होती है। और यानी आपके सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है और आपकी सोचने की क्षमता में ये जो टैग वर्ड्स हैं ये कुछ हेल्प करेंगे। और ये डेफिनेटली है कि यानी हर जो सब्जेक्ट है 30 नंबर का सब्जेक्ट उसमें से जो 15 नंबर है उसमें काफी हेल्पफुल होने वाले हैं ये वर्ड्स और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आइए डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड्स क्या हैं इनके बारे में। सबसे पहली अगर बात की जाए सीटेट में, तो सीटेट में अगर आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं तो बच्चों में आप कुछ जो वर्ड्स आए यानी कि अगर बच्चों की अभिक्षमता हो जाए अभिवृद्धि हो जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सोचते हो कि वृद्धि क्या है क्षमता क्या है तो आप जैसे वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि क्या है तो आप बच्चे का जो वृद्धि है या विकास है कितने साल का बच्चा है आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, विकास कैसे हो रहा है ये चीज। लेकिन अगर यही चीज जब सीडीपी में आती है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के थ्रू आपसे पूछा जाए तो इस वृद्धि को अभिवृद्धि कह देते हैं, क्षमता को अभिक्षमता कह देते हैं। तो आप इन वर्ड्स से कंफ्यूज ना हो कि अभिक्षमता क्या है, यानी जो क्षमता है वही अभिक्षमता है, बस फर्क इतना है कि ये जो सीटेड है यानी जो पेडागॉजी है तो अगर आप इस दृष्टि से सोचते हैं कि क्षमता यानी अब आप इसमें कैलकुलेशन करने लगे यानी आप इसमें निष्कर्ष निकालने लगे कि ये जो क्षमता है या अभिक्षमता है यानी इतने वर्ष का बच्चा है तो इसकी कैपेसिटी इतनी होगी, इसका माइंड का आईक्यू लेवल इतना होगा। तो अगर आप इस बेसिस से सोचने लगे तो ये क्या है, ये अभिक्षमता है। यानी नॉर्मल भाषा में आपने क्या कहा कि क्षमता क्या है, तो जो बच्चा कर सकता है कैपेसिटी है वही उसकी क्षमता हो गई। ये तो हो गई साइंस या नॉर्मल भाषा। अगर वही चीज आप सीडीपी में पढ़ते हैं तो सीडीपी में क्या पढ़ते हैं पेडागॉजी के थ्रू, तो आप बच्चे को माइंड में रख करके आप सोचते हैं कि अभिक्षमता क्या है। तो अब अभिक्षमता आप सिर्फ पावर से रिलेटेड नहीं कि जो बच्चा कर सकता है वही क्षमता से नहीं, अब अभिक्षमता से आप सोचेंगे कि अगर 2 साल का बच्चा है, अगर 2 साल का बच्चा है 2 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है तो यानी इस एज ग्रुप का बच्चा है तो इस एज ग्रुप में इसके क्या क्या विकास होंगे, किस अवस्था का बच्चा है तो इसका आईक्यू लेवल कितना होगा, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में, या फिर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या कहता है, कब सिंबल के फॉर्म में या आइकॉनिक फॉर्म में वो इमेजिनरी अपने अंदर जो है वस्तुओं की सिचुएशन बना रहा है, स्कीमा कैसे बना रहा है। जब इस चीज के बारे में आप सोचने लगते हैं यानी इस प्रोस्पेक्टिव से आपका माइंड डेवलप होता है, इस प्रोस्पेक्टिव से आप सोचने लगते हैं तो ये क्या है, ये सीडीपी है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है। यानी अब आप ये अभिक्षमता आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे या अभिवृद्धि करेंगे, अभिवृद्धि समझेंगे। यानी अभिवृद्धि की भी बात की जाए तो अभिवृद्धि में भी आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि नॉर्मल आपसे पूछ दिया गया कि इस बच्चे की एज क्या है, एज क्या है तो ये बता दिया कि 5 साल का बच्चा है या 7 साल का, ठीक है, ये इसकी वृद्धि हो गई या इसकी एज हो गई। लेकिन जब सीडीपी में बात की तो सीडीपी में जस्ट कनेक्ट किया कि इस एज ग्रुप का बच्चा है इसलिए इसकी जो है माइंड का आईक्यू लेवल इतना होगा, इस समय ये मूर्त वस्तुओं से सीख रहा होगा, इस समय ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा, तो इस बेसिस से सोचने लगे तो वो सीडीपी है। तो आप डिफरेंट कर पा रहे होंगे कि जो सीडीपी के वर्ड्स हैं यानी जो पेडागॉजी के वर्ड्स हैं और जो नॉर्मल वर्ड्स हैं कैसे अलग हैं। यानी जब कभी सीटेड या सीडीपी के जो वर्ड्स होते हैं इनमें अभिवर्ड लगा दिया जाता है, यानी अब आप इन सब से कंफ्यूज ना हो कि अभिवृद्धि क्या है, यानी जो वृत्ति या प्रवृत्ति है बच्चे की वही अभिवृद्धि है।
जो क्षमता है वही अभिक्षमता है। जो भी यानी यहाँ पर सिर्फ अभिवर्ड लगाने से ये जो है साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने लगता है ये वर्ड। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वर्ड्स यानी इनको एक्सप्लेन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जो है यानी क्वेश्चन सॉल्व करते समय 15 नंबर तो आपको कॉन्सेप्ट दिलाएगा, यानी आपको पता होनी चाहिए कि जीन पियाजे की थियरी क्या है, कोहलबर्ग की थियरी क्या है, या मैकडूगल क्या कहते हैं, या फिर यानी ये जो है 15 नंबर तो आपको कॉन्सेप्ट दिलाता है कि वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहता है। तो यानी भाषा और विचार में से भाषा कौन जो है वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो थियरीज हैं, ये 15 नंबर यहाँ से कनेक्ट होते हैं। और 15 नंबर जो है यानी चाहे वो संस्कृत की बात की जाए, चाहे फिर वो मैथ में भी पेडागोगी में भी जो है मैथ्स में भी पेडागोगी आती है। इसके अलावा हिंदी में, और हिंदी में भी 15 नंबर जो है आपका व्याकरण जो है व्याकरण से रिलेटेड होगा, और 15 नंबर जो है वो सीडीपी से आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है इसमें यही खासियत है कि हर सब्जेक्ट जो है वो 15 नंबर अपने साथ पेडागोगी का लिए हुए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पेडागोगी को समझने में। यानी अगर बात कर ली जाए कि 150 नंबर में तो 75 नंबर जो है एग्जैक्टली यानी कनेक्टेड होते हैं लगभग पेडागोगी से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इन टैग वर्ड्स को समझने में, यानी इन जो 15-15 नंबर का स्कूल लिए हुए हैं सब्जेक्ट, तो इसमें से ये टैग वर्ड्स आपकी मदद करेंगे। तो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और कुछ टैग वर्ड्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उसे पूरा देखें, और नोट्स बनाने हो तो आप नोट्स बना लें। इससे आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होगी, आप अच्छा समझ सकेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से कनेक्ट हो रही थी। और दूसरे और तीसरे लेक्चर में मैंने क्या कराया है, तो दूसरे और तीसरे में मैंने एक जो है सेट पेपर सॉल्व कराया है। और सेट पेपर यानी वहां से आपको ये समझ आएगा कि आता कैसा है पेपर। यानी मैंने तो जूनियर का पेपर सॉल्व कराया है, उसमें से मैथ और साइंस, यानी अगर उसकी साइंस भी आप देख लेते हैं मैथ और साइंस तो काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो आइए डिस्कस करते हैं, और जो भी पेपर आप जो भी आपके पास बुक है उसमें आप अप्लाई करके देखिएगा, और कुछ भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ईवीएस की बात कर लेंगे। आज बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं तो इन टैग वर्ड्स की जो है इन टैग वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो है निगेटिव टैग वर्ड्स, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चों को सिखाते समय आपसे कह दिया जाए कि आप बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी क्योंकि बच्चे के बारे में ही बात करना सिखाती है सीडीपी यानी पेडागोगी जो है। तो सबसे पहली बात है यानी निगेटिव वर्ड्स में आप देखेंगे कि बच्चों को आपसे यानी आप जो है एज अ टीचर आप बच्चों से क्या नहीं कराएंगे, यानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ना कि उन्हें याद करवाएंगे, कंठस्थ नहीं करवाएंगे, आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्या आप बच्चों को इसलिए सिखा रहे हैं ताकि वो अगली कक्षा में जा सके, तो आप अगली कक्षा में जाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो क्लासेज जो है पार कर सके इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपका मूल उद्देश्य क्या है, आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आपका मूल उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा देना, और बच्चे को शिक्षा देना इसका संविधान में भी कई जगह आपने देखा उल्लेख किया गया है। और संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो शिक्षा का संविधान था, शिक्षा का यानी शिक्षा को मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार, यानी मौलिक कर्तव्य भी है बच्चों को शिक्षा दिलाना, और मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि बच्चे जो हैं, हर बच्चा 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है जो शिक्षा पाने योग्य है उसे शिक्षा मिले। तो इसमें यानी अब यहाँ पर बात की जाती है जब शिक्षा ग्रहण कर रहा है बच्चा, स्कूल जा रहा है, तो एज अ टीचर आपकी थिंकिंग क्या है? कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, कोई बच्चा शहरी परिवेश से आ रहा है, यानी सारे बच्चे सबका आईक्यू लेवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व है कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा, यानी सिर्फ चाहे वो पढ़ने में तेज हो या कमजोर, आपका दायित्व है कि आप पूरे बच्चों को नोटिस करें, सभी बच्चों पर ध्यान दें, समावेशी शिक्षा का विकास हो। और यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला टैग वर्ड लिखा है कि पाठ्य पुस्तक।
अब पाठ्य पुस्तक से रिलेट करना है कि यानी आपको जो भी चीजें पढ़ानी है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाने हैं, वो सिर्फ किताबी भाषा से रिलेट नहीं होने चाहिए। यानी सिर्फ किताब तक की ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए। और सीमित वर्ड भी क्या है, सीमित यानी कहीं पे भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिखे जो क्वेश्चन है आपको ऐसे मिलेगा कि बच्चों का विकास कहीं पर भी सीमित होता दिखाई दे, यानी सीमित वर्ड हो, केवल हो कि यानी केवल बुकों से पढ़ाना चाहिए, या मात्र जो है मात्र इतनी शिक्षा दें, तो मात्र केवल ये जो है, ये जो एक तरह से निपात आप समझते हो। निपात क्या है, निपात मतलब किसी भी चीज पर जोर दे देना, जोर दे देना यानी मजबूरी में फोर्सबली कोई कार्य कराना, यही है निपात, हिंदी का वर्ड जो निपात है। तो निपात में जैसे सिर्फ हो गया, मात्र हो गया, ही हो गया, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपको फोर्सबली बच्चों से कुछ नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पाठ्य पुस्तक बात है, तो पाठ्य पुस्तक यानी बच्चों को आप सिखाएंगे, लेकिन बाहरी परिवेश से जोड़कर सिखाएंगे। अब ये बात कहीं ना कहीं ऑथेंटिक भी लिखी होगी, तो ऑथेंटिक रूप में कहाँ लिखी है, तो ऑथेंटिक रूप में लिखी है एनसीएफ। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जो एनसीएफ 2005 है, इसमें बेसिकली पांच जो है इसमें पांच थीम्स बताई गई हैं। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो बच्चा है, बच्चे को हमेशा जो शिक्षा दी जाए वो बाहरी परिवेश से जोड़ कर दी जाए, यानी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा रहा है तो उसको सिर्फ किताबी भाषा से सीमित न रखा जाए, उसको बाहरी प्रदेश से जोड़कर सिखाया जाए। दूसरी चीज एनसीएफ में ही लिखी गई है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रटाया नहीं जाए, हर चीज समझाई जाए कॉन्सेप्ट के बेस पे। दूसरी चीज एनसीएफ क्या कहता है, यानी एनसीएफ कहता है कि रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए, रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज कहता है कि यानी किताबी कीड़ा नहीं बनाए आप, यानी किताबी केवल किताबी ज्ञान सीमित ना हो, किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें। और उसके बाद यानी एनसीएफ क्या कहता है, जो शिक्षा है वो बिना भार के होनी चाहिए, यानी शिक्षा आप अगर अर्जित करा रहे हैं किसी बच्चों को, उसमें भार नहीं होना चाहिए, बच्चे खेल खेल में सीखें। और इसलिए यहाँ पर जो ये जो टैग वर्ड्स मैंने बताया कि पाठ्य पुस्तक, तो यानी पाठ्य पुस्तक से आप कनेक्ट करें कि कोई भी चीज सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होगी, यानी सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही आपको नहीं पढ़ाना है, उसको बाहरी परिवेश से जोड़कर सिखाना है। तो पाठ्य पुस्तक नहीं मिलता है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सिखा रहा है, तो ये भी क्या है, ये निगेटिव फैक्ट बता रहा है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कई वर्ड यहाँ पर नाम ले लिए, जैसे कहा मैंने कि मात्र, सिर्फ या सीमित या ही, तो यानी ये जो वर्ड्स हैं कि किसी भी बच्चे को यानी जो भी आप सिखा रहे हैं, तो मात्र इतना ज्ञान, या फिर सीमित से जैसे लिख दिया, सीमित से कि कोई भी बच्चा है उसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दी जाए, तो पेन और पेंसिल तक की ही शिक्षा मात्र सीमित है, तो ये क्या है, ये सीमित हो गया, यानी पेन पेंसिल क्या हो गया, पेन पेंसिल तक शिक्षा देना सीमित हो गया। और बच्चे को ज्ञान जो है वो सीमित नहीं रखना है, यानी 2 वर्ष यहीं से अगर कनेक्ट करें, सीमित से अगर 2 वर्ष कनेक्ट करें, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी और अपसारी सोच, अभिसारी और अपसारी सोच, अपसारी थिंकिंग। तो अपसारी और अभिसारी क्या होता है, यानी अगर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर 2 वर्ड्स ये मिलते हैं, अभिसारी और अपसारी, तो आपको ध्यान किस पर देना है, यानी आपको बढ़ावा किस चीज को देना है, प्रियोरिटी किस चीज को देना है, तो अपसारी को प्रियोरिटी देना। किस लिए, तो अपसारी जो है वो अपसारी जो कहता है कि यानी ज्ञान को कई जगहों से कलेक्ट किया जा सकता है, यानी ज्ञान को आप कई जगह से, बाहरी परिवेश से, समाज से सीख सकते हैं। और जो है कन्वर्जन जो है, यानी यहाँ पर अभिसारी संकुचित करता है ज्ञान को, और अपसारी जो है वो बढ़ाता है, बाहरी परिवेश से रिलेट करके सिखाता है। तो बच्चे को हमेशा और हमेशा अपसारी जो है, यानी अपसारी सोचना भी चाहिए, अपसारी इसकी थिंकिंग होनी चाहिए, यानी इसकी सोच जो है वो अपसारी मतलब विस्तारित होनी चाहिए, विस्तारित होनी चाहिए। तो यानी अपसारी वर्डिंग जहाँ पे हो वो पॉजिटिव फैक्ट को दर्शा रही है कि बच्चा जो है वो विस्तारित सोचेगा, और जब विस्तारित सोचेगा वो कई चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए पढ़ेगा। यानी एज एग्जाम्पल अगर मान लिया साइंस ही वो केवल पढ़ रहा,
और अगर जो किसी ने भी कल का सेट पेपर देखा होगा तो उसे पता होगा, यानी अगर विस्तारित, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर केवल साइंस का प्रोजेक्ट वर्क कराया जा रहा, तो साइंस में आप देखते हो कि कैलकुलेशन भी है, यानी मैथ भी आ रही है, और बाहरी परिवेश से जोड़ करके यानी ईवीएस भी समाहित हो रही है। यानी एक सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एक से कई चीजें सीखना। ये अपसारी सोच को दर्शाता है, और अभिसारी सोच जो है वो एक जगह पर संकेंद्रित करता है। तो हमेशा और हमेशा बच्चे के लिए बेनिफिशियल क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग अपसारी है। तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लें कि यानी अपसारी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए होगा, अपसारी अभिसारी जो है यानी संकुचित करेगा तो वो निगेटिव फैक्ट में आएगा। ठीक है, मात्र सिर्फ सीमित या फिर ही आ जाए, यानी इतना ही ज्ञान या इतना ही, जहां पर संकुचित होता हुआ अर्थ दिखाई दे, कोई भी जो 15 नंबर पेडागोगी में है, तो उनको जो है ये भी क्या है, ये निगेटिव टैगर्स को दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात कर ली, यानी सीमित की बात कर ली और पाठ्यपुस्तक की बात कर ली, और ये दोनों बातें कहाँ पर, तो एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ये जो 5 इसके नियम बनाए गए या 5 जो है इसके भाग बनाए गए कि जो बच्चा है उसको विस्तारित सोच दी जाए और बाहरी परिवेश से जोड़कर सिखाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है दंड। तो किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। आप पढ़ा रहे हैं एज ए शिक्षक, तो आप किसी भी बच्चों को दंड नहीं देंगे। यानी अगर बच्चा, क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है, गलतियां करता है, तो आप क्या उसे उस चीज को करने से मना कर देंगे? यानी अगर त्रुटि कर रहा है तो त्रुटि, क्या वो चीज जिस कारण उसने त्रुटि की उस कारण को समाप्त कर देंगे, या फिर तो उस कारण को आप नहीं समाप्त करेंगे? यहाँ पर त्रुटि से जो क्वेश्चन बनता है, और कल के पेपर में भी था, तो यानी त्रुटि से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो है कोई बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो ये एक स्वाभाविक नेचर है, बच्चा गलतियों से ही सीखता है, और गलतियों से ही सीखता है, यानी त्रुटि करना एक स्वाभाविक नेचर है। तो आपको क्या करना है, उसकी गलतियां सुधारने के लिए उसे ना ही दंड देना है, ना ही जो है उसे रिस्ट्रिक्शन लगाना है वो काम करने से, ना ही उसे मना करना है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि वो दंड दे रहा है तो आपको उसे फ्रीली छोड़ देना है कि ये जो बच्चा है वो समय के साथ उसकी गलतियों में सुधार हो जाएगा, और मार्गदर्शन केवल दे सकते हैं। यानी ये जो है कि यानी बच्चा गलतियों से ही सीखता है, तो आप उसको इसके लिए दंड नहीं देंगे। तो दंड देना, क्योंकि दंड देने से बच्चा जो है हो सकता है वो जो उसका और विकास ना हो पाए, और वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसके मन में शायद कुछ पीड़ा हो जाए। तो इस वजह से यानी दंड नहीं देना है, उसकी सोच को बढ़ाना है, और हो सकता है क्योंकि दंड से क्या होगा, वो डर जाएगा और फिर आगे कोई भी कार्य करने से पहले वो जो है वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा फ्रीली माइंड से। ठीक है, दूसरी बात हो गई अस्वीकार। तो अस्वीकार वर्डिंग आ जाए बच्चे के साथ, यानी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि बच्चे के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया और बच्चे, यानी बच्चे की कोई भी बात है उसको क्या अस्वीकार कर देना चाहिए? यानी बच्चे ने कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा तो क्या उसको अस्वीकार कर देना चाहिए? तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो अस्वीकार नहीं करना है, हर चीज को उसको, यानी बच्चे को क्या करना है, हमेशा उसको सम्मान देना है, उसकी थिंकिंग को बढ़ावा देना है, जो है उसको पुनर्वलित करना है, वो भी सकारात्मक पुनर्वलन होना चाहिए। यानी अगर बात की जाए पुनर्वलन की, तो पुनर्वलन शाब्दिक मीन्स क्या है पुनर्वलन का? तो पुनर्वलन जो है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। अगर केवल पुनर्वलन वर्ड की बात करें, यानी अगर आप ये जो फैक्ट सीख रहे हैं ये तो सीख ही रहे हैं, इसके साथ आप जो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं सीडीपी में उन वर्ड्स को भी आप पहचान रहे हैं। यानी पुनर्वलन कहीं पर आता है, पुनर्वलन आता है, तो पुनर्वलन का मतलब है कि पुनर्वलन भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब पुनर्वलन में पॉजिटिव यानी सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? तो सकारात्मक पुनर्वलन यानी किसी बच्चे ने कोई कार्य किया और कोई कार्य किया, इसमें ये भी सकारात्मक पुनर्वलन भी दो तरह का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। सेम फीचर ये निगेटिव वाला यानी नकारात्मक पुनर्वलन भी दो तरह का ही होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, अशाब्दिक। तो जो शाब्दिक पुनर्वलन है, तो शाब्दिक पुनर्वलन यानी किसी बच्चे ने कोई कार्य किया और आपने उसके लिए खड़े होकर के क्लैपिंग करवा दी, तो ये क्या हुआ, या फिर उसे शाबाश या वाह करके कर दिया, तो ये क्या हुआ, सकारात्मक पुनर्वलन। यानी वो बच्चा और मोटिवेटेड हो गया, अगली बार उसने और अच्छा काम करके दिखाया, तो इसे क्या कह दिया, इसे कह दिया शाब्दिक पुनर्वलन है और सकारात्मक पुनर्वलन भी है।
इसके अलावा अशाब्दिक पुनर्वलन क्या होता है? अशाब्दिक में ही यानी है सकारात्मक ही पुनर्वलन, पॉजिटिव फैक्ट में ही, उसमें भी अशाब्दिक पुनर्वलन ये होता है कि यानी कोई बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो आपने उसके पीठ को थपथपा दिया, तो ये क्या हुआ, आपने बिना बोले ही उसको शाबाशी दे दी, तो ये क्या हुआ, ये हो गया उसका अशाब्दिक पुनर्वलन, यानी मोटिवेटेड भी कर दिया, पुनर्वलित भी कर दिया और अशाब्दिक भी रहा। इसी की जगह निगेटिव या नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? तो नकारात्मक पुनर्वलन ये भी दो तरह का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। एज एग्जाम्पल कि आपने बच्चे को घर से कोई कार्य करने के लिए दिया, यानी होमवर्क दिया, और वो बच्चा जो है होमवर्क में, यानी मान लिया वो बच्चा काम करके नहीं लाया, और आपने क्या कहा कि तुम ही केवल काम करके नहीं लाए हो, यानी जो है कुछ फोर्सफुली या जोर देते हुए अपने बात को कहा, या फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट दिया, या उसको जो है कुछ 2-3 वर्ष जो है उसको सुना दिए, तो ये क्या हो गया, ये शाब्दिक हो गया, और वो भी नकारात्मक जो हो गया। नकारात्मक पुनर्वलन यानी नकारात्मक है, और शाब्दिक यानी अगर आपने डांट वाट दिया तो ये शाब्दिक हो गया, या अशाब्दिक में आपने उसको जो है पीट दिया और बिना बोले, तो ये हो गया अशाब्दिक और नकारात्मक पुनर्वलन। और जब नकारात्मक पुनर्वलन यानी इससे बच्चा जो है फिर वो कार्य करने से डरेगा, और यानी वो फिर अपने स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाएगा, तो आपको नकारात्मक पुनर्वलन नहीं करना है बल्कि सकारात्मक पुनर्वलन करना है। और कोई भी फैक्ट हो इसके साथ तो पुनर्वलन में शाब्दिक और सकारात्मक पुनर्वलन के साथ चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है, नेक्स्ट बात जैसे अस्वीकार की बात हो गई, यानी किसी भी बच्चे की बातों को जो है वो अस्वीकार नहीं करना है, जो भी वो कह रहा है उसकी बातों को जो है बड़ी शिद्दत के साथ सुनकर उसको जो है रिप्लाई या आप जो भी कर सकते हैं दें उसको, या समझाएं उसकी फैक्ट को। इसके अलावा उपेक्षा, तो यानी हर बच्चा जो है अपनी थिंकिंग के अनुसार सोचता है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। यानी अगर आपसे बात की जाए कि क्या एक छोटा बच्चा है मान लिया, और वो छोटा बच्चा हो सकता है, हर छोटा बच्चा भी सोचता है लेकिन आपकी थिंकिंग से अलग सोचता है, यानी आपकी थिंकिंग उस जगह अलग काम करती है और छोटे बच्चे की अपने अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन सोचता वो भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपेक्षा करना, तो उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा यानी आप देखते हैं कि उपेक्षा क्या है, निगेटिव वर्ड है उपेक्षा, तो किसी बच्चे की उपेक्षा नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको, आप शायद इतनी देर में इतने एक्सप्लेनेशन के साथ आप ये चीज समझ गए होंगे कि नकारात्मक जो है वो क्या चीजें होती हैं, निगेटिव फैक्ट्स क्या है। तो उपेक्षा करना या फिर तुलनात्मक, यानी दो बच्चों में तुलना नहीं करनी है। दो बच्चों में तुलना करना यानी कोई तेज बच्चा है और कमजोर, यानी क्योंकि हर एक क्लास में जो है विभिन्न जो है अधिगम क्षमता वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, और सभी जो है सभी अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि दो बच्चों को आप अलग कर दें, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किसी भी बच्चे की तुलना नहीं करेंगे कि आपने क्या किया कि आपने कोई ऐसा वर्क दिया जिससे बच्चों में तुलनात्मक हो रहा हो। हालांकि आप जो है सिखाने के लिए, आप प्रतिद्वंदिता के लिए कोई वर्क दे सकते हैं और मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप तुलना करके यानी एक कमजोर बच्चे और एक तेज बच्चे में आप तेज बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये एज अ टीचर आपका दायित्व होगा। तो आपको सोचना यहाँ पर है, एज अ टीचर सोचना है, शिक्षक बन करके, और पूरी तरह से यहाँ पर आपका माइंड जो है वो बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है, यानी बच्चा सेंटर है, बच्चा केंद्र है। और आप जानते हैं जॉन डीवी ने क्या कहा, जैसे कि इन्होंने जॉन डीवी जो है तो इन्होंने क्या कहा कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक और बच्चे, तो शिक्षक और बच्चे में जहां पर आप देखते हैं कि जो बालक जो है वो अधिगम का केंद्र बिंदु है, और बालक अगर अधिगम का केंद्र बिंदु है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ध्यान में रखकर चलना है कि बच्चे को कहीं पे भी बुरा ना लगे, उसकी जो है एजुकेशन है वो सीमित ना होने पाए। यानी अगर उसको सिर्फ कुछ ही सीमित शिक्षा नहीं देनी है, या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, उसकी गलतियों को हम जो है उसकी गलतियों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, तो ये चीजें जो है पूरी तरह से बच्चों को ध्यान में रखकर आपको चलनी है। तो यानी तुलना जो है वो तुलना नहीं करनी है आपको, तुलना जो है दो बच्चों में तुलना नहीं, नेगेटिव फैक्ट जो है तुलना करना निगेटिव फैक्ट है एक वर्ड। और इसके अलावा अनदेखा करना, तो अनदेखा करना भी यही सेम फैक्ट कि आप बच्चे की अनदेखी नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, उसकी थिंकिंग है या उसका विचार है। आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद मान लिया उस बच्चे को आंसर नहीं आया और उस बच्चे ने गलत आंसर दे दिया, या भी सही भी दिया या गलत दिया, तो आप उस बच्चे के यानी गलत आंसर देने पे आप उसको पीटेंगे नहीं, हतोत्साहित नहीं करेंगे, और इस तरह से यानी आप उसको रट्टाफिकेशन
क्लासिफिकेशन के लिए ध्यान नहीं कराएंगे, यानी कंठस्थ कराना या रटना, तो कोई चीज आपको रटवानी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट देकर चलना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो अनदेखा करना, तो यानी किसी बच्चे की भी आप अनदेखी नहीं करेंगे, तो यानी सबको साथ लेकर चलना है। और समावेशी विकास, यानी समान जो है, सबका समान विकास हो। और यही जो है ये शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था में जो भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, विशेष आवश्यकता वाला पिछड़ा वर्ग बालक है, तो सबके लिए यहाँ पर आप देखते हैं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई। समावेशी शिक्षा यानी एक ही परिवेश, एक ही परिवेश में रह करके शिक्षा देना, और यही समावेशी शिक्षा है और इसी को बढ़ाने की बात की गई। तो आप किसी बच्चे को अनदेखा नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, या फिर उसका जो भी कार्य कर रहा है, यानी गलती भी करती, त्रुटि भी करती, तो आप उसके लिए रोकेंगे नहीं, उसे उस चीज के लिए यानी मना नहीं करेंगे। इसके अलावा दबाव, तो दबाव यानी फोर्सफुली कोई चीज नहीं करानी है बच्चे से, तो दबाव बस नहीं कराना है फोर्स लेकर के। या लापरवाह, तो लापरवाह जो वर्ड है ये भी क्या है, नेगेटिव फैक्टर, यानी अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि नकारात्मक, ये वर्ड जो है नकारात्मक में नहीं वर्ड होगा, तो नहीं वाला अगर आपको छटना होगा, तो इन वर्ड्स में से जो है आप, जब आपको कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो, यानी अगर वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, यानी अगर इन सब कॉन्सेप्ट से अलग हो और यानी सिर्फ पेडागॉजी बेस्ड हो, तो इस पेडागॉजी में आपको ये टैकल वर्ड जो है, ये वर्ड्स जो हैं वो आपको काफी हेल्पफुल हो रहे हैं, तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोक रहे हैं अगर बच्चे का विकास जो है वो बाधित हो रहा, या लग रहा है कि आपको बच्चे से कि कोई ऐसा कार्य करवाया जा रहा है सेंटेंस पढ़ने से जिससे लग रहा है कि वो बच्चा जो है वो दबाव में महसूस हो रहा, यानी उसको दबाव फील हो रहा, तो आप उस वर्ड को निगेटिव वर्ड में डालेंगे, नकारात्मक वाले। अगर यानी क्वेश्चन पढ़ते हुए जैसे ही नहीं पूछा गया तो आप उसको क्या किया करें, उसको राउंड कर दिया करें, और नहीं पूछा गया यानी अब आपको फोकस रहता है कि नहीं वाला, तो नहीं वाले में जैसे दबाव नहीं डालना। लापरवाह जो वर्ड है ये भी नकारात्मक है। इसके अलावा जैसे याद करना या रटना, तो रटवाना नहीं है, कोई चीज याद नहीं करवानी है, कंठस्थ नहीं करवानी, बल्कि उसे समझाना है, एज अ कॉन्सेप्ट समझाना है उसको। फिर इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि वैज्ञानिक शब्दावली, तो आपको कोई भी बच्चा है अब ग्रामीण परिवेश से आया, तो उसको आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक शब्दावली से समझाएंगे, यानी क्या आप उसको किताबी भाषा से समझाएंगे। तो हालांकि हर बच्चे की यानी किताब तो सबके पास है, तो इसमें बात क्या होती है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चा समझ जाए, और हर बच्चा समझ तब जाएगा जब वो उसकी मातृभाषा से रिलेट हो रहा होगा। ग्रामीण परिवेश का बच्चा है तो ग्रामीण परिवेश में भी अगर उसकी मातृभाषा से कनेक्टेड जो होगा, तो वो उस चीज को अच्छे आसानी से समझ जाएगा, उस चैप्टर को। तो आपको क्या करना है, तो यानी ये वैज्ञानिक शब्दावली से दूर रख करके उसको मातृभाषा में शिक्षा देनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसे परिभाषा, जैसे यानी परिभाषा नहीं रट पाएंगे, परिभाषा के साथ साथ एक वर्ड आ जाता है जैसे परीक्षा। तो आप किसी बच्चे को परीक्षा के लिए नहीं तैयार कर रहे, यानी बात की जाए कि परीक्षा हो गया, या आप किसी बच्चे का यानी मूल्यांकन करने के लिए, तो मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन भी दो टाइप्स का होता है, अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी पॉजिटिव फैक्ट में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि आप बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आपका ये उत्तर कभी नहीं होना चाहिए कि आप जो है बच्चे को ऊंची कक्षा में ले जाने के लिए, या फिर परीक्षा में तैयार करने के लिए, या फिर याद करवाने के लिए, कंठस्थ करवाने के लिए, या सीमित ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको बुकवार बना रहे हैं, किताबी कीड़ा बना रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक, तो नेक्स्ट बात की जाए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा के लिए आपको नहीं तैयार करना है। इसके अलावा कठोर अनुशासन, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आ जाता स्व अनुशासन, यानी सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा, तो ये तो है पॉजिटिव फैक्ट, यानी अगर सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है तो वो पॉजिटिव फैक्ट है। लेकिन अगर कठोर अनुशासन की बात की जाती है, यानी कठोर अनुशासन मतलब कि ऐसा अनुशासन जिसमें वो जो है दबाव महसूस कर रहा है वो बच्चा, तो यानी अगर कठोर अनुशासन है तो कठोर अनुशासन में बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी चीजों को नहीं सोच सकता, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है कठोर अनुशासन। उसके बाद बात की जाती है जैसे भेदभाव, तो आपको दो बच्चों में कहीं पे भी भेदभाव नहीं करना। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग बालक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि समावेशी विकास को, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर बात की जाती है जैसे भेदभाव की, तो भेदभाव आपको नहीं करना है दो बच्चों के बीच। इसके अलावा जैसे उच्च कक्षा की तैयारी, तो मैंने बताया कि आपको पढ़ाना है तो इसके लिए कि वो जो है नेक्स्ट कक्षा में पार कर सके, यानी 6 से 7th में जा सके, 7 से 8 में, तो आप इसलिए नहीं पढ़ा रहे। और इसके साथ साथ एक और फैक्ट मैं बता दूं
कि जैसे न्यूनतम अधिगम क्षमता, यानी बच्चों को क्यों, जैसे जो है आपने भी पेपर दिया होगा क्लास 5 और 8 में, तो कक्षा 5 और कक्षा 8 में जो बोर्ड पेपर एक तरह से मान लिए जो होते थे, तो वहां पर इसलिए ये बोर्ड पेपर रखे गए कि कुछ सरकारी स्कूल जो होते हैं या सरकारी स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, तो यहाँ पर ये प्रयास किया गया कि जो बच्चा है, यानी अगर कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 में जा रहा है, तो उसको कम से कम इतना नॉलेज हो कि वो कक्षा 5 तक की, वो यानी कक्षा 5 तक की कम से कम इतना नॉलेज हो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूनतम अधिगम क्षमता। यानी अगर बात करें कि न्यूनतम अधिगम क्षमता क्या होती है, न्यूनतम अधिगम क्षमता, न्यूनतम अधिगम क्षमता। तो ये जो न्यूनतम अधिगम क्षमता ये वर्ड है, इस वर्ड का मीन्स ये है कि जो न्यूनतम अधिगम क्षमता, यानी कि न्यूनतम मतलब कम से कम, अधिगम मतलब सीखना, क्षमता मतलब कैपेसिटी, यानी कि कम से कम इतना सीख जाए, इतनी क्षमता हो, इतनी पावर हो कि कम से कम इतना जानता हो, इतना सीख गया हो। अधिगम मतलब सीखना, तो इसका मतलब हो गया कि कम से कम इतना जानता हो, मतलब कि कक्षा 5 का बच्चा है या कक्षा 8 का बच्चा है, और यहाँ पर कुछ जो है यानी कक्षा 8 का जो बोर्ड है या कक्षा 5 का जो बोर्ड है, तो इसलिए रखा गया कि जो है कम से कम बच्चा कक्षा 5 में इतना नॉलेज रखता हो, यानी न्यूनतम अधिगम क्षमता हो उसके अंदर, और इसलिए उस पेपर को रखा गया कि कक्षा 5 में जो बाहर से यानी बोर्ड पेपर होता था, और कक्षा 8 में भी आपने देखा होगा, तो इसमें जो बोर्ड पेपर हुआ था वो इसी बेस, इसको बेस बना कर कि कम से कम इतने ईयर्स का बच्चा है या इस क्लास में है, तो इसको कम से कम इतना नॉलेज हो, इसको कहते हैं न्यूनतम अधिगम क्षमता। तो न्यूनतम अधिगम क्षमता, आप इस शब्द का मीनिंग समझ गए। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए नहीं पढ़ा रहे, बल्कि उसको शिक्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, और शिक्षा में भी अगर आप उसको बाहरी परिवेश से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, यानी बुकवान भी नहीं बनाना है, तो बाहरी परिवेश से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको इतना आना चाहिए कि अगर वो उस एज ग्रुप का बच्चा है और अपने क्लास में कम से कम, यानी उस क्लास में अगर पढ़ रहा है, तो हर बच्चे के साथ वो कम से कम जो है तारतम्य बना करके या साथ में वो पढ़ सके उस सबके साथ, तो उसके लिए न्यूनतम अधिगम क्षमता जो है वो जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर न्यूनतम अधिगम क्षमता जरूरी है, लेकिन उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए नहीं पढ़ा रहे। फिर बस जो है नेक्स्ट बात आती है कि क्या आप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि रोजगार मिल सके, व्यवसाय मिल सके, तो आप ना ही व्यवसाय के लिए पढ़ा रहे हैं और ना ही रोजगार के लिए, आप शिक्षित करने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप बेसिकली सोच सकते हैं कि आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो है रोजगार मिल जाए, और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो वहां पर आप व्यवसाय के बनाने के लिए या रोजगार कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि कठोरता पालन, तो आपको बच्चे को सिखाने में एज स्मूथली, यानी कठोरता से आपको चीज नहीं सिखानी है, और उसके अलावा यानी अलग करके, तो दो बच्चे हैं, दो बच्चों में कहीं भी किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, यानी एक बच्चा तेज है और एक बच्चा कमजोर, तो उनको दोनों को अलग अलग नहीं करना है। तो नेक्स्ट बात होती है कि कठोरता पालन, तो कठोरता से नहीं पालन करके कोई चीज पढ़ानी, और इसके अलावा केवल, तो केवल भी क्या था, केवल, मात्र, सीमित, ये भी एक निगेटिव कोड वर्ड जो है निगेटिव टैग वर्ड था, यानी ये सीमित कर रहा था ज्ञान को। और बोझ डालना, तो बोझ यानी यहाँ पे भी ये एनसीएफ की ही बात कर रहा है, एनसीएफ 2005, और इसमें भी मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगी। तो एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि यानी जो है शिक्षा है वो बिना भार के होनी चाहिए, यानी बिना भार के अधिगम होना चाहिए, जो भी बच्चा सीख रहा है वो आसपास के पड़ोस से जो है परिवेश से सीख जाए, समझ जाए, और इसमें बिना बोझ के, यानी आप उसको किताबें जो है थमा करके, इतना ज्यादा बर्डन थमा करके आप ना सिखाएं, यानी बिना बोझ के बच्चे को सिखाना है, तो बर्डन नहीं डालना है यहाँ पर। तो ये तो हो गए निगेटिव कोड वर्ड, जो कोई काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको समझ में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है खुद की थिंकिंग काम करती है, और खुद की थिंकिंग के लिए मुझे ये बेस्ट लगा कि आप इस चीज को भी जो है दिमाग में रखें, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पर इजिली कनेक्ट कर पाएंगे कि याद करना वर्ड आ गया तो ये निगेटिव वर्ड को कनेक्ट करना है, तो इस तरह से आप इजिली इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव फैक्ट की। तो पॉजिटिव फैक्ट क्या होते हैं, तो आपको यानी यहाँ पर जैसे कि हर बच्चे को यानी आपको क्या करना है, प्रेरित करना है, कि ऐसा काम बच्चों को सौंपना है कि जैसे बच्चा क्या हो, प्रेरित हो। अब प्रेरित के लिए यानी आपने कोई जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया, और प्रोजेक्ट वर्क में भी बच्चों को यानी प्रोजेक्ट वर्क देना ये भी एक मोटिवेशन का ही कार्य होता है, क्योंकि आपने
तीन चार बच्चों का ग्रुप बनाया। अब तीन चार बच्चों के ग्रुप से यानी यहाँ पर हर बच्चा दूसरे की थिंकिंग से परिचित होगा, यानी सामंजस्य की भावना आएगी, दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करना है ये चीज उसमें आएगी, और एक दूसरे से मोटिवेटेड होकर के बच्चा यहाँ पर प्रेरित होकर के बच्चा कार्य करेगा। तो आपको ऐसा कार्य करना है यानी जिससे बच्चा क्या हो, प्रेरित हो। अब प्रेरित को दूसरे फैक्ट में इस बेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सकारात्मक पुनर्वलन करते हैं तो सकारात्मक पुनर्वलन से भी बच्चा क्या हो रहा, मोटिवेट हो रहा, प्रेरित हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका जो उद्देश्य है कि बच्चों को प्रेरित करना है, उसके ज्ञान को बढ़ाना है, और आप हर कंडीशन में बच्चा क्या हो, सक्रिय हो, यानी उसकी एक्टिविटी जरूरी है। और एक्टिविटी जरूरी होने के संबंध में यानी आप देखेंगे कि एक वर्ड से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता कि जैसे पूछा जाता है कि करके सीखने का सिद्धांत, यानी अगर कहते करके सीखने पर जोर दिया जाता है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, करके सीखने पर जोर, इसका सेंस ये है कि कोई भी बच्चा है तो उसको पहले आप उससे स्वयं से कराएं, यानी अगर बच्चा खुद लिखता है, खुद कॉन्सेप्ट समझता है तो वो क्या कर रहा है अपने आप से, और करने के बाद जो सीख रहा है वो उसका जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास स्थायी ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सक्रिय रूप में यानी बच्चा जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो, और जो भी आप क्रियाकलाप करा रहे हैं उसमें हर बच्चा भागीदार हो, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर यानी कुछ बच्चे छोड़ करके या आगे वाले बच्चे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, या आगे वाले बच्चे ही उसमें जो है कार्य कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर सक्रियता में देखेंगे कि आप हर बच्चा जो है वो सक्रिय हो। तो इसके अलावा सम्मान, तो हर बच्चे की थिंकिंग को आपको क्या करना है, सम्मान देना है, उसकी जो है उसका जो फैक्ट है या उसकी जो बातें हैं उसको आपको नकारात्मक वे में नहीं लेना है, अस्वीकार नहीं करना है, उसकी थिंकिंग को सम्मान देना है। तो यहाँ पर इससे सम्मान देने से रिलेटेड है कि आप उसकी बात को मानेंगे और शिद्दत से सुनेंगे, तो हो सकता है यानी वो जो चीज बताना चाहता हो उसका और अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए, बता पाए, तो आप उसकी थिंकिंग को सम्मान देंगे, उसे बढ़ावा देंगे और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि ताकि वो अपने क्षेत्र में या अपनी शिक्षा को और ज्यादा बढ़ा सके। तो उसको बढ़ावा देना है, उसको महत्व देना है और प्रयास करना, यानी ऐसा कोई आपको सेंटेंस मिलता है कि जिसमें बच्चे का प्रयास लग रहा हो कि बच्चा जो है यानी अब सारी सोच को लिए हुए हो, या फिर बच्चा जो है इससे विस्तारित हो रहा हो, या बच्चे का इससे विकास हो रहा हो। तो यानी क्वेश्चन आपको देखेंगे आप कि तीन चार लाइनों में दिए होते हैं, और तीन चार लाइनों में निगेटिव वर्ड में आपको निगेटिव इस सेंटेंस से कुछ पकड़ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आप इसे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर जो है पॉजिटिव फैक्ट में ही पूछा तो पॉजिटिव फैक्ट में 3 निगेटिव वाले हो सकते हैं और एक पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले में आपको पकड़ना ये है कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को महत्व दिया जा रहा है, या फिर बच्चे जो है इसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं और बच्चे जो है करके सीख रहे हैं या सक्रिय हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, सकारात्मक वे में। इसके अलावा अवसर, तो यानी अवसर जो है वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, यानी हर कंडीशन में आपको बच्चे को अवसर देना ही है। अवसर देने से रिलेटेड यानी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो आप हर बच्चे को अवसर दें बोलने का, हर बच्चे को अपनी थिंकिंग व्यक्त करने का अवसर दें। तो ये क्या है, ये अवसर देना ये पॉजिटिव फैक्ट को दर्शाता है। अवसर देना, प्रोत्साहन करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, परियोजना कार्य कराना, परियोजना कार्य जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोजेक्ट कार्य है तो इससे बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। और जैसे कल आपने अगर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व की हो तो आपने देखा होगा कि जैसे टीचर ने क्या किया, टीचर ने बच्चों से क्या किया, कुछ बच्चों की कॉपियां जो है दूसरे बच्चों से चेक कर दी, या फिर अपने कार्य को थोड़ा हल्का करने के लिए छोटे बच्चों की कॉपियां बड़े बच्चों से चेक कराई। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो बड़े बच्चे हैं तो क्या उनको उनके टाइम को बाउंडेशन करने के लिए या उनको व्यस्त रखने के लिए इसलिए टीचर ऐसा करा रही, तो नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ चलना है कि टीचर कोई वर्क करा रही है तो आपको सकारात्मक ये सोचना है कि टीचर ने इसलिए ऐसा कराया, यानी छोटे बच्चों की कॉपियां बड़े बच्चों से चेक कराई या एक ही क्लास की कॉपियां जो है एक दूसरे से बदल करके चेक करा दी। तो यहाँ पर इसलिए एक दूसरे से चेक कराई जा रही ताकि जो बच्चा है वो दूसरे की राइटिंग को समझ सके, दूसरे के विचारों को समझ सके। तो आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक सोच के साथ चलना है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि काम करा लिया टीचर ने जो है बच्चों से तो ये गलत हो गया, यानी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे। तो यानी यहाँ पर जो अगर कार्य कराया तो इससे टीचर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग एज अ टीचर आप क्या सोचेंगे
कि इससे बच्चे का ही विकास होगा, उनकी थिंकिंग, दूसरे की थिंकिंग से परिचित होंगे, दूसरे की हैंड राइटिंग को वो समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यानी परियोजना कार्य हो गया या प्रोत्साहन हो गया, तो या फिर अवसर देना या सक्रिय रखना, उनको एक्टिव रखना, कई सारी चीजें इसमें कार्य कर रही है, वर्क कर रही है। नेक्स्ट बात आती है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपको अगर आप जो है शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक में आपको प्रायोरिटी देनी है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऐसा टीएलएम जो जो जिसमें जो है ज्यादा ज्ञानेंद्रिय कार्य करती है। यानी अगर आप बच्चे को कोई चीज जो है सिखा रहे हैं और उसमें बच्चा अगर देख भी रहा एज अ लाइक कि आप यहाँ पर चीजों को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, यानी आपकी जो है आंखें भी, आपकी ज्ञानेंद्रिया जो है काम कर रही है। इसके अलावा आप सुन रहे हैं तो श्रवणेंद्रिया काम कर रही हैं। तो जिस भी कार्य को करने में ज्यादा जो है हमारी मांसपेशियां या ज्यादा इंद्रियां कार्य करती हैं, वो चीज हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, स्थायी रूप से हो जाती है, ज्यादा समय तक टिक पाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के परिवेश में भी आपको यही करना है कि बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करानी है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री से रिलेट ये है कि एक ही क्लास में बच्चा और एक ही क्लास में बच्चे में कुछ बच्चे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले हो सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। उस परिवेश में एक ही क्लास में बच्चा जो है कोई भी बच्चा हो सकता है वो जो है उसको कम सुनाई देता हो या कम दिखाई देता हो, तो टीचर को दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करते हुए, दृश्य श्रव्य टीएलएम का यूज करते हुए, यानी अगर हो सकता है कि अगर उसको देखने में प्रॉब्लम हो तो वो उस थियरी को, उस चीज को सुन करके समझ जाए, तो दृश्य श्रव्य सामग्री को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जैसे कि नेक्स्ट बात की जाती है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपको जो है ऐसा कोई टैगवर्ड या ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, तो हालांकि अगर इसके साथ राइटर जुड़ जाता है तो इसके साथ राइटर है वाइगोस्की। वाइगोस्की वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं जो बच्चा है वो क्या करता है, वो समाज से सीखता है। तो यानी अगर जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, तो वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, समाज से बच्चा सीख रहा है, समाज में उसके सामने जो है अगल बगल जैसा भी इन्वायरमेंट है तो बच्चा उससे सीख रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से सीख रहा है, ये वाइगोस्की कहते हैं। तो वाइगोस्की कहते हैं, और इसके साथ वाइगोस्की के साथ दूसरा जो है सीधा सीधा दो क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं वाइगोस्की से कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में किसने एक्सप्लेन किया है, तो वाइगोस्की। दूसरी चीज कि वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आता है, ये भी वाइगोस्की का। जेड पीढ़ी का सिद्धांत किससे संबंधित है? जेड पीढ़ी और मचान का सिद्धांत या स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत, तीनों चीजें एक ही हैं। यानी जेड पीढ़ी कहा जाए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर निकटस्थ विकास जो है निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाए, या फिर मचान का सिद्धांत कहा जाए, या स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत कहा जाए, तो ये सारी चीजें जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट करनी है। और एक ही चीज को रिप्रेजेंट यानी कि ऐसा जो है कोई भी आप कुछ सीख रहे हैं उसमें अगर बड़ों के द्वारा आपको थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए या थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए तो आप उस काम को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। यही है मचान का सिद्धांत या स्कैफोल्डिंग या जेड का सिद्धांत। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का अर्थ ये है कि जो बच्चा है उसको आप ऐसे सिखाएंगे कि यानी वो समाज से इंटरेक्ट कर रहा हो, सांस्कृतिकता से परिचित हो रहा हो। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लास है उसमें गायन शैली या फिर विभिन्न प्रकार के लोक गीतों को सम्मिलित करने की सूचना दी गई। अब इससे आपको ये क्वेश्चन है आपका कि अगर मान लिया कि क्वेश्चन है कि अगर एक विद्यालय में लोक गीतों को जो है बढ़ावा देने की बात की गई, तो ये क्या है, ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप सकारात्मक क्या सोचेंगे? तो सकारात्मक आपको ये सोचना है कि अगर लोकगीत शामिल कर दिए गए तो इससे बच्चे क्या होगा, इससे कई तरह की संस्कृतियों से लोग परिचित होंगे, बच्चे परिचित होंगे। तो सांस्कृतिक परिवेश बढ़ावा मिल रहा लोकगीतों को शामिल करने से, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फैक्ट हो गया, सकारात्मक सोचोगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बच्चे में अगर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश रिलेट हो रहा, सांस्कृतिक में जैसे लोकगीत हो गए, किसी भी नृत्य यानी कई जगह के जो नृत्य हैं तो उन नृत्यों को परिवेश, उन नृत्यों को बढ़ावा देना, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही क्लास में जो है विभिन्न जगहों के बच्चे आए और विभिन्न जगहों के बच्चे आने से इसमें टीचर को दिक्कत होगी क्या? दूसरा फैक्ट है कि बच्चे जो है एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। तीसरा फैक्ट है
कि टीचर जो है सबको अलग अलग जो है भाषा में जो है शिक्षण जो है वो उपलब्ध नहीं करा सकती। और चौथा यानी इसी में से आप जो है समझ सकते हैं कि यानी ये निगेटिव फैक्ट है, नकारात्मकता दर्शा रहा है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव फैक्ट ही निकालना है। और पॉजिटिव फैक्ट ये है कि अगर एक ही कक्षा में जो है अलग अलग जो है जगह से बच्चे आए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव फैक्ट ये है कि हर बच्चा जो है वो दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की भाषा से परिचित होगा। और यहाँ पर जो है यानी सबका सर्वांगीण विकास हो रहा होगा। और सर्वांगीण विकास जो है यानी या फिर कह दें कि सबको बढ़ावा दिया गया और सबकी संस्कृति से लोग परिचित हो रहे हैं। तो ये इसमें पॉजिटिव फैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की सक्रिय सहभागिता। तो सक्रिय सहभागिता या फिर सक्रियता, तो यहाँ पर यानी करके सीखने पर सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। जो है सीडीपी या सीटेट में यहाँ पर आप देखेंगे सीडीपी जो है पेडागॉजी में, तो बच्चों को हमेशा क्या करा जाएगा, तो बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। और सक्रिय रखना है तो कोई भी कार्य जब दिया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, तो उसमें इनकी सक्रिय सहभागिता भी होनी चाहिए। तो बच्चों की क्या करना है, बच्चों की सक्रिय सहभागिता होगी। दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये भी क्या है, ये एनसीएफ हो गया, एनसीएफ 2005। तो 2005 क्या कह रहा है कि जो भी बच्चों को शिक्षा दे वो बाहरी परिवेश से जोड़कर दे, या जो भी उनके आए दिन निजी जीवन में घटित हो रहा है, दैनिक जीवन में घटित हो रहा है, उससे रिलेट होकर के वो सीखे। तो दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हस्तपरक अनुभव, तो हस्तपरक अनुभव जो है वो कनेक्ट है करके सीखने के सिद्धांत से। तो हस्तपरक अनुभव जो है यानी सेंटेंस को पढ़ने में ये आपको लगता है कि इससे बच्चा जो है ये खुद करके सीख रहा है या करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, हस्तपरक अनुभव उससे मिल रहा है, हस्तपरक वर्ड जो है डाला गया, तो ये पॉजिटिव फैक्ट को दर्शा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी। तो इसको मैंने रिलेट कर दिया कि समावेशी शिक्षा, तो जो भी बच्चे हैं या भिन्न अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं तो उनको कैसे शिक्षा देनी है, तो उनको समावेशी शिक्षा यानी समान परिवेश में आकर के सभी लोगों के लिए एक ही विद्यालय है। यानी आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा कमजोर हो, तेज हो, भिन्न भिन्न अधिगम क्षमता रखने वाला हो, विशिष्ट जो है बच्चे हों, तो उन बच्चों को, या पिछड़ा जो बच्चा है पिछड़े वर्ग का, और अगर सीटीपी में अगर पिछड़े बच्चे की बात की जाए, यानी अगर यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अगर पिछड़े वर्ग बच्चे की बात की जाए, तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बच्चा उसे कहेंगे जो अधिगम में पिछड़ा है, जो सीखने में पिछड़ा है, जो है यानी अगर सीखने में या कोई भी जो कार्य कराया जा रहा है उनमें पिछड़ा है, उसको कहेंगे पिछड़ा। ना कि यहाँ पर किसी कास्ट या जो है उससे रिलेट करेंगे। तो पिछड़ा कौन है, जो पिछड़ा जो अगर अधिगम में पिछड़ा है, सीखने में या अधिगम में जो है सामान्य बच्चों से पिछड़ा बच्चा है, उसको कहेंगे पिछड़ा वर्ग का बालक। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चों में हमेशा क्या, समावेशी शिक्षा। तो जो है आपको क्वेश्चन जो है प्रियोरिटी हमेशा समावेशी को देना है, समावेशी शिक्षा। इसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो मूल्यांकन भी दो तरह का होता है, और सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन को एक तो मूल्यांकन के दो प्रकार यानी सतत या फिर व्यापक, सतत और व्यापक हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है ये चीज समझ रहे हैं आप। मूल्यांकन की अगर बात की जाए, मूल्यांकन दो तरह का होता है, मात्रात्मक मूल्यांकन और ये हो गया गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब ये मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन क्या होता है यानी आपने क्लास में जो है कोई चीज पढ़ाई या फिर मूल्यांकन मतलब बच्चे का मूल्यांकन करना। बच्चे का मूल्यांकन मतलब कि मान लिया, हो सकता है आपने उसके दिन भर की एक्टिविटी को नोटिस किया या जो है महीने भर की एक्टिविटी को नोटिस किया, उसके बाद आप उसकी जो है यानी वो जो है महीने भर में उसने क्या प्रोग्रेस करी उसके बारे में आपने उसके पेरेंट्स से या गार्जियन से जो है शिकायत करी, या जो है उसके पॉजिटिव फैक्ट बताए, या फिर ये बताया कि जो बच्चे ने यानी एक महीने में क्या प्रोग्रेस करी। ये क्या करना है आप, ये उसका मूल्यांकन कर रहे हैं आप। ठीक है, अब मूल्यांकन करने में दो चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई कि जो मूल्यांकन है वो दो तरह का है, मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। तो जो मात्रात्मक मूल्यांकन है, मतलब मात्रात्मक मूल्यांकन की अगर मान लिया बच्चे ने कि जो है 6 मंथ के बाद जो पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, और उसमें बच्चे ने 70% मार्क्स गेन किए। अब बच्चे ने 70% मार्क्स गेन किए, ये क्या है, मात्रा है। 70% क्या है, ये मात्रा है। मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया कि मूल्यांकन किया,
आपने उसने क्या किया 70% मार्क्स गेन किए। अब 70% क्या हो गई, मात्रा यानी मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया। अब ये 70% एज अ क्लास में, उस क्लास में अगर मान लिया कि 72 या 75% हाईएस्ट मार्किंग गई, अब उसमें हाईएस्ट मार्किंग गई तो ये 70% मान लिया वो गुड मार्क्स माने गए। यानी अगर 72% अगर मार्किंग गई 72 से 75%, तो ये 70% जो है वो गुड मार्क्स में आ गया, गुड मार्क्स में आ गया। तो अगर ये जब ये कल्पना की जाए, यानी जब यहाँ पे ये थिंकिंग लगने लगे कि ये जो 70% है वो गुड मार्क्स हैं या बैड मार्क्स हैं, तो यानी अगर जब अच्छे और बुरे की यहाँ पर तुलना की जाने लगी तो ये क्या हो गया, ये गुणात्मक मूल्यांकन हो गया। यानी ये 70% अच्छे हैं कि नहीं मार्क्स, तो ये यहाँ पर गुणात्मक मूल्यांकन हो गया कि यहाँ पर गुण की तुलना की जाने लगी, तो ये हो गया गुणात्मक मूल्यांकन। और मात्रा 70% या 80%, ये क्या हो गया, मात्रात्मक मूल्यांकन। तो ठीक है, ये हो गया मूल्यांकन। और मूल्यांकन दो प्रकार का जो है, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो आप देखते हैं जो भी बच्चा है, तो बच्चे में आप देखते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, उसके बाद वार्षिक परीक्षा, नेक्स्ट क्लास, फिर त्रैमासिक। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से जो है एक प्रक्रिया चली आ रही है मूल्यांकन की। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपने बच्चे को पूरे दिन की एक्टिविटी उसकी ऑब्जर्व करी, और उसके जो है यहीं से एक चीज और मैं कनेक्ट कर दूं कि अगर मान लिया पूरे दिन की एक्टिविटी क्या की आपने, पूरे दिन की एक्टिविटी उसकी ऑब्जर्व करी, तो पूरे दिन की या 2-3 महीने की आपने एक्टिविटी ऑब्जर्व करी और उसको एक फाइल, एक दस्तावेज में पूरी तरह से लिपिबद्ध कर दिया, तो अगर उस चीज को लिपिबद्ध कर दिया, इस चीज को कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पर पोर्टफोलियो से अब आप इस शब्द से परिचित हो गए। ठीक है, कि यानी उसकी एक्टिविटी, उसकी जो है प्रोग्रेस को एज अ किसी कॉपी में लिख देना, या जो है किसी फाइल या दस्तावेज में लिख देना क्रमबद्धता से, ये हो जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब कि आपने दिन भर की उसकी एक्टिविटी जो है उसको देखा, और यानी उससे आपने कनेक्ट किया कि आज इसमें कुछ सुधार हो गया, महीने भर के बाद उसमें आपने और कुछ जो है सुधार किया, तो ये क्या हो रहा, ये हो रहा आपने उसकी एक्टिविटी को ध्यान देकर के सतत रूप से उसका मूल्यांकन करते जा रहे हैं कि 1 महीने बाद इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, 2 महीने बाद कितनी प्रोग्रेस हुई। ये क्या हो गया, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव फैक्ट है कि ये बच्चे में सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा स्वानुशासित, स्वानुशासित का अर्थ ये है कि बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसको बड़ी शिद्दत और आसानी के साथ वो उस कार्य को फुलफिल करेगा, एक्स्ट्रा टाइम वर्क भी निकाल करके वो अपने कार्य को पूरा करेगा, किसी की बाउंडेशन नहीं होगी। तो इसमें क्या है, बच्चा स्वानुशासित है, सेल्फ मोटिवेटेड है। फिर नेक्स्ट बात है वातावरण तैयार करना। तो वातावरण की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, यानी इन्वायरमेंट, आपके बच्चे के अगल बगल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो जो है शिक्षा को भलीभांत ग्रहण कर सके। और आप देखते हैं कि किसी भी क्लास में जो शिक्षा है, उस क्लास में जो शिक्षा है उसमें आप देखते हैं कि रोशनी की भी व्यवस्था हो, हवा की भी व्यवस्था हो, ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट। यही जो है फैक्ट जो है वो बच्चे के संबंध में है कि वहाँ पर वातावरण यानी अगल बगल का परिवेश भी ऐसा हो, और इसके अलावा जो है उसके जो है साथ साथ उसका साथ कैसा है, उसकी संगति कैसी है, या उसके अगल बगल का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, सामाजिक परिवेश, तो ये भी वातावरण में ही आ जाता है। तो वातावरण जो है वो सुखद, और यहाँ पर जो वातावरण है वो अच्छा क्रिएट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ये पॉजिटिव फैक्ट में आता है वातावरण। इसके अलावा बहुआयामी बुद्धि, तो बुद्धि में भी आप देखते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसके अलावा जैसे कि त्रिआयामी बुद्धि जो है, तो त्रिआयामी बुद्धि जो है जेबी गुडफोर्ड की है। तो इसके अलावा जैसे ये बुद्धि जो है यानी बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि के बारे में एक बुद्धि सिद्धांत, दो बुद्धि सिद्धांत, तो उसमें एक बुद्धि सिद्धांत यानी बिनेटर मनोविज्ञान, तो वो तो राइटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो बच्चा है, तो बच्चे में बहुआयामी बुद्धि होनी चाहिए, बच्चा हर तरह से, हर प्रोस्पेक्टिव से सोचने के लायक होना चाहिए। तो बहुआयामी बुद्धि जहाँ पे मिले, ये पॉजिटिव फैक्ट को, यानी बहुत से आयाम उस बुद्धि में शामिल हो, तो ये पॉजिटिव फैक्ट को रिलेट करेगा। इसके अलावा क्रिएटिविटी को, बच्चे की क्रिएटिविटी जहाँ पे भी शामिल हो, सृजनात्मकता शामिल हो, तो सृजनात्मकता शामिल हो, ये भी पॉजिटिव फैक्ट है, यानी बच्चा क्रिएटिव है, और जहाँ पे भी इनोवेशन हो, नवाचार हो, क्रिएटिविटी हो, और वो जो है यानी सक्रियता हो, या फिर करके सीखने पर जोर दिया जा रहा हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पॉजिटिव फैक्ट में आती है।
नेक्स्ट बात की जाती है सर्वांगीण विकास। किसने बात की है सर्वांगीण विकास की? तो महात्मा गांधी। सर्वांगीण विकास की बात किसने की है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा जो बच्चा है उसको सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी सामाजिक और शारीरिक मानसिक जो है उसका पूरी तरह से विकास होना चाहिए। तो बच्चे को यानी इस तरह से शिक्षा देनी है कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब कुछ यानी सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास एक पॉजिटिव फैक्ट को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट बात है पठन अर्थ समझना। तो जैसे कि कल ही वाली अगर सीरीज आपने सॉल्व की तो कल ही के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अगर बच्चा कोई पाठ पढ़ता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? अगर आपसे कोई बच्चा पाठ कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस पाठ को पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को दी जाती है कि जो बच्चा पाठ है उसके अर्थ को समझे, यानी पाठ को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये क्या है? पठन का अर्थ समझना। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें उसके अर्थ को समझे, यानी पठन अर्थ को समझना, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि यानी पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को समझे। नेक्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति। तो हर बच्चे को आपको स्वतंत्रता देनी है, यानी क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें बच्चे की स्वतंत्रता व्याप्त है और वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो विचारों को अभिव्यक्ति जो है हर बच्चे को करने की स्वतंत्रता होगी, अपने फैक्ट्स बताने की स्वतंत्रता होगी। तो जो है विचारों की अभिव्यक्ति भी एक पॉजिटिव फैक्ट है। तो ये जो थे ये कुछ जो है एक तरह से कहते हैं ये काफी जो है आपको 15-15 नंबर की जो यानी 150 नंबर में आप हर सब्जेक्ट में जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 15-15 नंबर में जो पेडागॉजी आती है तो आपको ये जो पेडागॉजी है उनमें इन सब्जेक्ट यानी इन सेंटेंस से यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड है, कौन सा वर्ड जो है पॉजिटिव फैक्ट है, उससे आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। तो ये जो है काफी हेल्पफुल क्लास है, आप इसे देखें। और इसके अलावा मैं जो है कुछ ईवीएस में ईवीएस आपको कैसे तैयार करनी है और जो भी ईवीएस हम लोग देखेंगे वो टेट, सुपर टेट और इसके अलावा सी टेट की जो जो यानी प्राइमरी में, तो सबके लिए बिल्कुल पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली वो क्लास है। और हो सकता है मैं उसे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊं, यानी मुझे लगता है कि आपको जो भी चीज दी जाए वो आपको जो है बेनिफिशियल हो, आप कैसे उस चीज से अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप भी मुझे अपनी बहन समझ करके एज अ सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि किस चीज को कैसे कवर करा दूं मैं और आपको जिससे बेनिफिट हो, आपको जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस वजह से आप कुछ भी सजेशन दे सकते हैं एज अ सिस्टर समझ करके। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो डियर स्टूडेंट डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं करती रहूंगी। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।